हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा यानी आपके फोर्थ ग्रेड, पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, एसआई या फिर इससे जुड़ी जेलर, किसी भी भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। यानी आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड रहने वाला इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। सभी के सभी प्रश्न आपके अलग अलग सब्जेक्ट से लिए गए हैं, तो एक एक प्रश्न को आप पूरा का पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए पूरी की पूरी क्लास देखनी है आपको आज। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, हाँ साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या फिर एमिलाप्सिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इंसुलिन। यानी इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन आपके अग्नाशय से अपने शरीर में पाचक रस, ये एंजाइम नहीं होकर ये कौन सा एंजाइम है? अग्नाशय से निकलने वाला बीटा कोशिका से, अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलने वाला एक एंजाइम होता है। अगर इसकी हमारे शरीर में कमी होती है, कमी के कारण क्या हो सकता है? कमी के कारण अपने ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, ग्लूकोज अधिक हो जाता है, जिससे क्या होगा कि हमें मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाएगा। डायबिटीज रोग हो सकता है किसके कारण? इंसुलिन की मात्रा कमी आने के कारण। और इसकी खोज के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि इंसुलिन की खोज किसने की, तो इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता दो लोग हैं, इनके नाम है बेटिंग और बोलिंग। बोलिंग नहीं है बिल्कुल, ये सिर्फ एक बात है कि बेटिंग और बेस्ट, इन दोनों ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की? इंसुलिन की। देखिए एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। इंसुलिन आपके अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलता है, इसकी कमी के कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मधुमेह या फिर डायबिटीज रोग हो सकता है। और इसकी खोज करता है बेटिंग और बेस्ट। अगर आज हम बात करें आज की क्लास की, आज का सेशन आपके पूरा पूरा लंबा सेशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें अगर आज आपके 4 पार्ट में बांटा गया है। 4 पार्ट में कैसे? पहले आपके साइंस के प्रश्न रहने वाले हैं, फिर आपके आ जाएंगे मैथ्स के प्रश्न, फिर आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न आ जाएंगे, फिर आपके जीके यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। आज आपके 30 से 35 प्रश्न रहने वाले हैं और सभी के सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके आरएस पेपर, पुराने एसआई पेपर, इन सब से आपके ये लिए गए प्रश्न है। तो ये आपके फोर्थ ग्रेड में ये बिल्कुल मिलने वाले प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आप बिना स्किप किए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको, पूरी की पूरी क्लास देखनी है। आपके पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, एसआई सभी में ये काम आने वाले प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। और साइंस के प्रश्न, साइंस और मैथ्स के प्रश्न में आपके टाइम लगेगा, क्योंकि इन्हें पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है। तो ये प्रश्न बिल्कुल आप अवश्य रूप से देखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न आपके सामने है पाचन क्रिया। पाचन क्रिया में प्रोटीन में निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? यानी अपने जो पाचन क्रिया होती है शरीर में, उसमें जो प्रोटीन हमें हम जो खाते हैं, यानी अपने खाद्य पदार्थों में जो प्रोटीन होता है वो किस पदार्थ में बदलता है अपने शरीर में जाकर? वसा अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या फिर यव शर्करा या माल्टोज। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में किस प्रकार बदलता है? तो प्रोटीन सबसे पहले क्या जाता है कि आमाशय में, शुरुआत देखिए पूरा शुरू से समझते हैं कि प्रोटीन जाता है अपने शरीर में, फिर ये कहाँ जाता है? आमाशय में। आमाशय में क्या होता है? आमाशय में प्रोटीन एक पाचक जो एंजाइम होता है पेप्सिन, आमाशय में होता है। देखिए ये जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये जो ये सभी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। पेप्सिन वैसे ये किसमें बांट जाता है? पेप्टोन्स या फिर पोलियो पोलीपेप्टाइड्स, पोलीपेप्टाइड्स, इन दो भागों में बढ़ जाता है। फिर आगे और जाते हैं तो छोटी आंत में जाते हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में वापिस इसके टुकड़े होते हैं, किसके कारण होते हैं? अग्नाशयी रस के कारण। अग्नाशयी जो रस होता है जिसे हम जठर रस भी कह सकते हैं, अग्नाशयी रस के कारण छोटी आंत में ये पाचक एंजाइम यहाँ पर होते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक जो आपके एंजाइम होता है वो आपके इसको प्रोटीन को तोड़ता है। वो किस में तोड़ता है? तो छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में तोड़ता है। कौन सी श्रृंखलाओं में तोड़ता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में। फिर इन श्रृंखलाओं को आगे और जाएंगे तो यहाँ पर एक कार्बोक्सीपेप्टीज, कार्बोक्सी नामक का एक वो एंजाइम होगा, वो इसे तोड़कर अमीनो अम्ल में अपघटन कर देगा इसका। इस प्रकार ये पूरी एक लंबी श्रृंखला है। पर इसमें अपने अपने प्रश्न एग्जाम में कौन सा आ सकता है कि प्रोटीन, प्रोटीन आपके जो सबसे पहले कहाँ जाता है? आमाशय में। यहाँ पर आपको पेप्सिन एंजाइम मिलेगा जो इसे पेप्टोन्स में तोड़ देगा। फिर ट्रिप्सिन आपके छोटी आंत में मिलेगा, एक अग्नाशयी रस से निकलने वाला एंजाइम है।
आपके प्रश्न आ सकता है कि अग्नाशय रस से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो ट्रिप्सिन निकलता है। कहाँ पर उसकी भेंट आपके प्रोटीन से होगी, तो वो हो जाएगी आपके छोटे हाथ में। छोटे हाथ में वो क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में तोड़ेगा, वहां से आपके कार्बोक्सी एंजाइम आएगा, फिर वो अमीनो अम्ल में। इस प्रकार ये प्रोटीन की अमीनो अम्ल तक की जो पूरी यात्रा है, प्रोटीन की जो आपके अमीनो अम्ल की जो पूरी यात्रा है, वो इस प्रकार से पूरी तय हो जाती है। तो यहाँ पर अमीनो अम्ल में बदलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आमाशय। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन जो स्त्रावी ग्रंथ कोशिकाएं हैं वो कौन सी है, अम्ल कोशिकाएं हैं, भित्ति कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं या कलश कोशिकाएं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मुख्य कोशिकाएं। यानी जो आमाशय ग्रंथियों का पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं वो कौन सी कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं। और ये कहाँ पर होती है, तो उदर ग्रंथियों के नजदीक में। उदर ग्रंथियों, उदर किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, उदर ग्रंथियों के नजदीक होती है, यानी पेट की ग्रंथियां। उधर ही आपका पेट का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अम्लीय स्रवण। अम्लीय स्रवण किसकी विशेषता है, मुख गुहिका की, जठर की, शुद्धांत्र की या बृहदांत्र की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जठर। यानी आपके जठर से क्या होता है, अम्लीय स्रावन होता है। और वो क्या होता है कि जठर रस कहाँ से निकलता है, आमाशय से। आमाशय से आपके जठर रस निकलता है, जो आपके उच्च अम्लीय होता है। उच्च अम्लीय मतलब क्या हो गया, इसकी पीएच स्केल पे अगर इसका मान ज्ञात करें हम, पीएच स्केल पर इसका मान ज्ञात करें, तो हम 1 से 3 के बीच में इसका, 1 से 3 के बीच इसका पैमाना आएगा। कौन कौन सी स्केल पर, पीएच स्केल। पीएच स्केल आपको पता ही होगा, आपके अम्ल और जो क्षार होते हैं, क्षारीय और अम्लीय वस्तुओं को मापने कि यानी इसके अंदर अम्लीय मात्रा कितनी है, क्षारीय मात्रा कितनी है, उसके लिए पीएच स्केल का मापन होता है। आपके कोई सा भी एग्जाम आता है, पूरे का पूरे आपके डिटेल में समझाया गया है, एक एक साइंस का प्रश्न आपके, यानी कोई सा भी ऐसा नहीं है कि साथ वाला छूट जाएगा, पूरा का पूरा आपके कंप्लीट होने वाला है। और जठर आपके लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, जठर लाइपेज। इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके पूरी पाचन क्रिया में, लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है, यानी आमाशय रस में कौन सा अम्ल रहता है, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक या फिर एस्कार्बिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके आमाशय से स्रावित होता है, आमाशय से। और इसका कार्य क्या होता है अपने शरीर में, देखिए हाँ, HCl सबसे ज्यादा ये पूरा एसिडिक यानी एसिड जो अपने काम में रहते हैं हम, वो HCl ही होता है। तो ये शरीर में क्या नुकसान करता है, क्या फायदा करता है, तो इसका काम अपने शरीर में ये होता है कि जो भोजन के साथ जीवाणु आते हैं, भोजन के साथ जो छोटे छोटे जीवाणु आते हैं, उन्हें नष्ट कर देता है। कौन सा अम्ल काम करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl। और ये क्या करता है कि आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं। देखिए यहाँ पर एक और बात की, आमाशय से एक और कौन सा रस निकलता है, अभी हमने बात करी जठर रस। अब जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो वो हो जाएगा आपके, एक तो हो जाएगा पेप्सिन। आपके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जठर रस में कौन से एंजाइम काम आते हैं, तो पेप्सिन और रेनिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आपके देखिए मैथ से शुरू हो गई है यहीं से। आपके सामने पहला प्रश्न दे रखा है कि एक चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के 4 कोण है, 1, 4, 2 और 3, चारों के चारों किसमें, अनुपात में। तो के अनुपात में है, कौन क्रमशः है, कौन ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर ए दे रखा है 18, 72, 36, 54, 72, 288, 144, 216, 36, 144, 72, 108 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको अगर ये पहले अनुपात दे रखा है 1, 4, 2 और 3 के रूप में, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको पता है कि चतुर्भुज में टोटल टोटल कोणों का योग कितना होता है, 360। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो चारों देखेंगे, अगर आपको अनुपात में आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन अनुपातों को एक बार एक से लगाकर जोड़ लेना है। शुरुआत में यही करना है ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सबसे बच जाए आप। यहाँ से ये किया तो यहाँ पर इनको टोटल जोड़ लेंगे, कितने हो रहे हैं, 5 और 5, 10x, 10x बराबर 360। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 360/10। और 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया, 36। तो इस प्रकार यहाँ पर x बराबर 36 आ गया। तो पहला कोण कितना हो गया अपने, एक एक से, यानी ये तो 36 36 ही हो गया। अगर इनको नाम दे दे हम A B C और D, तो A बराबर क्या हो गया, 36 डिग्री। अगर B की बात करें तो वो हो जाएगा आपके 4 × 36। तो 4 × 36 कितने हो गए, 24, हासिल के 2, 14, 12 और 2 14। सी वाला कौन सा हो गया, 2 × 36, तो ये कितना हो गया, 12, हासिल का 1, 72। डी बराबर कितना हो जाएगा आपके, 3x, यानी 3 × 36 कर लेंगे, 18, हासिल का 1 और 10, यानी 36, 144, 72 और 108। ये चारों आपने मान आ गए। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन वाला, सी वाला। और डायरेक्ट देखिए आपके अगर ऐसे ऑप्शन भी आ जाए
वैसे ऐसे देता नहीं है, पर अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए आपके तो इनको डायरेक्ट कैसे हल करना है, इनको प्लस कर लो। अगर ये 360 नहीं हो रहे तो ये डायरेक्ट वैसे ही कैंसिल हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर 200 और 200 हो रहे हैं तो 400 तो वैसे आगे जा रहे हैं 360 से, तो यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हो रहा है और ये भी आपके 360 का जोड़ा नहीं बना रहा है, इसलिए का ये दोनों ऑप्शन यहीं पर कैंसिल हो जाते हैं और राइट आंसर ये पता लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक वस्तु का क्या दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और 50% छूट देने के बाद 50% लाभ हो, इसके लिए वस्तु का बाजार मूल्य क्या होगा। यानी एक वस्तु उसने दुकानदार ने खरीदी, यानी दुकानदार ने खरीदी 100 रुपए में। अब ये बोल रहा है कि पहले उसको तो ग्राहक को क्या करना है, पहले 50% एक बार तो छूट देनी है उसे उसे बोलना है कि 50% छूट है, फिर बाद में वो दुकानदार को लाभ कितना चाहिए, तो 50% चाहिए। मतलब छूट देने के बाद भी 50% लाभ चाहिए, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, सबसे पहले देखेंगे कि हम अगर 100 पर 50% की छूट देगा तो वो कितने होगा, अपने को लाभ कितना चाहिए, तो 50%, तो ये 100 पर 50% यानी 50, यानी 100 का 50% कितना होगा 50, तो इसे जोड़ लेंगे 150। फिर 150 में अगर आपको क्या करना है कि 50% उस ग्राहक को पहले से छूट देनी है, यानी टोटल इसका 50% ये किसका हो सकता है, 150 किसका आधा होता है, तो इसको गुणा कर लेना है 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 300। यानी आपके आपको ग्राहक दुकानदार क्या करेगा, ग्राहक को 300 रुपए में बेचेगा तो उसको 50% की छूट देगा, तो 150 आ जाएंगे। 150 से वो बोलेगा कि 50% का उसका भी लाभ चाहिए, तो 100 पर 50% का लाभ मिल जाएगा उसके 50, यानी 150 रुपए में वो उस ग्राहक को बेच देगा। तो इस प्रकार यहाँ पर विक्रय मूल्य के बारे में पूछा गया है, बाजार मूल्य के बारे में, तो वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आपके सामने 100 तक की सभी विषम संख्याओं, क्या दे रखा है प्रश्न की 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करे, यानी 100 तक, 1 से 100 तक जो विषम संख्या है उनका औसत ज्ञात करना है। तो 51, 50, 46 और 49। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एक सूत्र है इसका, यानी अगर लगातार संख्याएं हैं तो उसके लिए एक सूत्र होता है कि प्रथम संख्या, यानी जो प्रथम विषम संख्या है वो, प्लस अंतिम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या अपॉन 2। क्यों अपॉन 2 क्यों करना है, क्योंकि अपने औसत निकालना है इसका। तो यहाँ पर देखिए प्रथम विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 1, और अंतिम 100 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है, 100 तो एक सम संख्या है, तो इससे पहले एक विषम संख्या आती है 99। तो यहाँ पर अपॉन 2 कर देंगे, 100 भाजक 2, तो आंसर कितना आ गए 50, यानी अपना आंसर हो गए 50, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। देखिए ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, सिंपल सूत्र के माध्यम से। अगर आपके मैथ्स के प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दे इस क्लास को। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। पूरी की पूरी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, साइंस क्या हो गया, सभी के सभी आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ए बी सी डी और ई पांच लगातार सम संख्याएं हैं, ए और ई का औसत 46 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए ये बोल रहा है कि सबसे पहले ये पांचों जो संख्या है लगातार है, अपने लिए मेन शब्द क्या आ रहा है, लगातार, यानी यहाँ से ये प्रश्न हल होने वाला है कि लगातार है, और ए और ई का हमें औसत दे रहा है ये कि 46 है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि ए बराबर एक्स, बी बराबर एक्स प्लस दो क्यों किया, क्योंकि ये बोल रहा है कि सम संख्या लगातार है और सम है, यानी अपने को माना कि सबसे पहले 2 आएगी तो 2 + 2 करेंगे तभी 4 आएगी। 3 तो चाहिए नहीं क्योंकि 3 विषम संख्या है, 4 सम संख्या, वापिस 4 + 2 करेंगे तो 6 आएगी। इस प्रकार ये आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर x+2 कर देंगे, सी बराबर क्या कर देंगे x+4, डी बराबर x+6, और ई बराबर हो जाएगा आपके x+8। ये मान लिया एक बार सबसे पहले। अब बोल रहा है कि ए और ई का औसत 46 है, यानी औसत ज्ञात करने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, a + e/2 करना पड़ेगा, बराबर 46 दे रखा है। तो ए का मान क्या हो गया x, ई का मान हो गया x+8/2, तो 46 ये इधर आ गया। बात करें अगर और आगे तो 2x हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2x+8/2 बराबर 46। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो आगे क्या होगा 2x+4 अपन 2 से 2 कैंसल, बराबर में 46 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 46। ठीक है, यहाँ पर ऊपर कर देते हैं, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा, x+4 बराबर 46 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा x बराबर 46 - 4, क्योंकि ये बराबर के इधर है तो प्लस में है, तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या आ गया 42। तो यहाँ मतलब x बराबर यानी a बराबर क्या आ गया 42। तो हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या यानी e का मान, तो 42 + 8 कर देंगे,
42 + 8, तो कितना आ गया 50, यानी अपने करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर इस प्रश्न में हो जाएगा आपके 50, यानी ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल साधारण तरीके से करना है, ट्रिक से करना है, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखा है आपके सामने, किसी जगह पर, आपके स्क्रीन पर सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 400 व्यक्तियों के लिए, एक जगह पर 400 व्यक्ति हैं और 31 दिन तक अगर वो वहां पर रहे तो उनके लिए भोजन पर्याप्त है। अगर 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले जाए, यानी 28 दिन तक तो उन्होंने वो भोजन किया, और बाद में अगर वो स्थान छोड़कर चले जाए, तो बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन या फिर 15 दिन। तो यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले माना कि देखिए दो विधि है, इसकी भी दो मेथड है। सबसे पहली मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट, माना कि क्या करना है, सबसे पहले शेष भोजन, शेष भोजन भाजक शेष व्यक्ति। बिल्कुल साधारण तरीके से करना है कि शेष भोजन और शेष व्यक्ति। तो शेष भोजन कितना बचा? पहले तो था 400 व्यक्तियों का, तो 400 और कितना खा लिया इन्होंने? 31 दिन में से 28 दिन का तो खा लिया, तो बचा कितना? 3 दिन का। तो ये आगे करेंगे, एक बार आगे और देख लेते हैं कि 400 - 280, यानी 280 ने स्थान छोड़ दिया, तो बाकी बचे जो व्यक्ति शेष व्यक्ति हो गए। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो 400 और 31 में से 28 गए, तो -3, सॉरी ×3, भाजक में कितने आ गए? 120। 400 × 3 कितने हो गए आपके? 1200। भाजक में 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 120, 10 बार कैंसिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया आपके 10 दिन, यानी बी वाला। अब अगर हम मेथड सेकंड से करें, ये मेथड तो कैसे होगी? अगर ये हमें ये ट्रिक पता है, यानी ये वाला जो सूत्र पता है हमें, ये वाला फॉर्मूला पता है, तो ये वाला हम इस मेथड से कर लेंगे। पर अगर ये मेथड हमको नहीं पता है, हम भूल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कर लेना है कि सबसे पहले अपने पास भोजन कितना था? 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन था, तो टोटल भोजन कितना हो गया? 400 × 31, डायरेक्ट कर लेना है। तो 4, 12 और बाद में 2 जीरो, ये तो हो गया टोटल भोजन अपने पास। अब ये बोल रहा है कि 28 दिन तक इन्होंने 280 व्यक्तियों ने 28 दिन बाद जगह छोड़ी, यानी सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि 400 व्यक्ति थे, उन्होंने 28 दिन तक तो भोजन कर लिया। तो कितना हो गया ये? 32 हासिल का 3, 8 और 3 11, फिर 2 जीरो। अब कितना आ गया अपने पास? 11,200। तो इसमें से 12,400 से में से 11,200 आप माइनस करेंगे। 12,400 - 11,200 कितना आएगा आपके? 0,0,2,1,0, यानी 1200 आ गया। अब अपने पास टोटल आदमी कितने बचे हुए हैं? 280 ने स्थान छोड़ दिया, तो 400 में से 280 जगह छोड़ के चले गए, तो 120 बचे। तो इस 1200 में क्या करेंगे हम? 120 का भाग लगा देंगे डायरेक्ट। 120 ये 10 आ गया। इस प्रकार से अपने पास ये डायरेक्ट आंसर आ गया, यानी दोनों मेथड से आपको जो समझ में आया उस मेथड से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो करंट अफेयर्स शुरू हो गए। आपके कौन से प्रश्न शुरू हो गए? करंट अफेयर्स के। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, भारत कौशल रिपोर्ट, यानी अपने जो भारत की जो स्किल रिपोर्ट आई थी 2025 में, उसके अनुसार किस क्षेत्र के युवाओं में वैश्विक रोजगार की संभावना अधिक है? यानी कौन से क्षेत्र में वो स्नातक करे, डिग्री करे, ग्रेजुएट करे, या फिर वो बैचलर बने, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में है? तो प्रबंधन, यानी आपके मैनेजमेंट स्नातक, इंजीनियरिंग, विज्ञान स्नातक, या फिर एमसीए छात्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंधन स्नातक। प्रबंधन स्नातक यानी आपके जो भारत कौशल रिपोर्ट आई उसके अनुसार 78% जो रोजगार के जो संभावना है यहाँ पर प्रबंधन स्नातक के लिए, और 71.5% आपके इंजीनियरिंग के लिए, 71% है आपके विज्ञान के लिए, और 58% है आपके एमसीए छात्रों के लिए। इस प्रकार ये करंट अफेयर्स में आपके प्रश्न आ सकता है। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपके मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आईसीडीएस जो फील्ड है कार्मिक प्रशिक्षण के लिए स्किल लैब का वर्चुअल उद्घाटन 23 जनवरी 2025 को कहाँ किया? यानी कौन से जिले में किया? अजमेर में, जयपुर, कोटा, धौलपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धौलपुर। यानी देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं कि आईसीडीएस फील्ड कार्मिक प्रशिक्षण के लिए स्किल लैब का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। कब किया? 23 जनवरी 2025 को। कहाँ किया? धौलपुर। देखिए 5 प्रश्न आपके एक प्रश्न में कवर हो रहे हैं।
यानी अगर आज आपके 30 प्रश्न भी होंगे तो 30 × 5 150 प्रश्न, यानी 150 प्रश्न एक साथ आपके क्लियर हो रहे हैं डिटेल में। अगर आप पढ़ेंगे तो, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे आपके 150 से भी प्लस प्रश्न राइट हो रहे हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न में आपके लगभग कहीं पर 10 प्रश्न भी क्लियर हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी क्लास आपको स्किप किए बिना देखनी है। पूरी क्लास देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपको लाइक पसंद आई ये क्लास तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली में 27 साल बाद बनी भाजपा सरकार की अगुवाई का जिम्मा मुख्यमंत्री के रूप में किससे मिला? परवेज साहिब, शिव वर्मा, रेखा गुप्ता, आशीष सूद या फिर पवन शर्मा। तो देखिए 27 साल बाद जो भाजपा सरकार बनी यानी बीजेपी सरकार जो दिल्ली में आई, तो उसके लिए मुख्यमंत्री के लिए तौर पर किसे लिया? आपके ऐसे तो नहीं आ सकता कि 27 साल बाद बनी, पर यह आ सकता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री, ये आ सकता है दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में ये जो जिम्मेदारी है किसे मिली? तो रेखा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेखा गुप्ता को मिली आपके दिल्ली में मुख्यमंत्री की पद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का छठा बाघ अभ्यारण्य। देखिए ये करंट अफेयर्स के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, बिल्कुल इसको मार्क कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, छठा बाघ अभ्यारण्य अपने राजस्थान में कहाँ बनने वाला है? भरतपुर, राजसमंद, जोधपुर या जयपुर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद में। राजसमंद में आपके कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का जो अभ्यारण्य है उसमें आपके पहले सबसे पहले 4 बाघ लाकर छोड़े जाएंगे। और ये पूरा जो है आपके आसपास के 5 राज्यों में, सॉरी 5 जिलों में फैला हुआ कुंभलगढ़ का अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अभिलेख जो, देखिए जीके शुरू हो गया आपके। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? गोसुंडी अभिलेख, भुजकला अभिलेख, होलिया हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख या फिर घटियाला अभिलेख? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बता देना है ये वाला, यानी गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख आपके कहाँ मिला है? तो ये आपकी सबसे पहले तो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। और कहाँ मिला है? चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। और इस भाषा, इसकी भाषा कौन सी है? भाषा हो जाएगी इसकी संस्कृत भाषा। लिपि हो जाएगी इसकी ब्राह्मी लिपि, जो आपके सबसे भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, ब्राह्मी लिपि। और इसको खोज किसने की? तो खोज का उसका श्रेय जाता है आपके D.R. भंडारकर को। D.R. भंडारकर। इस प्रकार ये पूरी इसकी डिटेल है। और सबसे पहले इसको जो भागवत या वैष्णव धर्म भी बोल सकते हैं, उसकी जो संप्रदाय की प्रभाव की पुष्टि है वो कौन सा अभिलेख करता है? गोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न में बात करें, कालीबंगा प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की, यानी कौन से खोजकर्ता ने कालीबंगा की खोज की? तो अमलानंद घोष, कर्नल जेम्स टोड, दशरथ शर्मा या फिर R.D. बर्मन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1950 से 1951 के मध्य, 50 से 51 के मध्य राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। और सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस सभ्यता की? तो ये स्वतंत्रता की, भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता, खोजी गई सभ्यता। इसलिए इसका प्रश्न आ सकता है आपके, कालीबंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिली है, काले रंग की चूड़ियां। और पंजाबी में चूड़ियों को क्या कहते हैं? बंगा। तो इसलिए इसे कालीबंगा नाम दिया गया। और ये जो सभ्यता है यहाँ से जूते हुए खेत, यानी इंपोर्टेंट एक ये एक और है यहाँ पर कि जूते हुए खेत, जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा विकल्प राज्य की पुरातात्विक स्थलों के उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम को दर्शाता है? यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में, अपने राजस्थान के मैप में अगर हम उत्तर से दक्षिण में जाएं तो कौन सी सभ्यता सही क्रम में है? तो नगर, नगरी, गिलुन, तिलवाड़ा। बात करें अगर नगर सभ्यता की, तो नगर हो जाएगी आपके टोंक में, नगरी आ जाएगी आपके चित्तौड़गढ़, गिलुन आपके राजसमंद, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो देखिए पहले चित्तौड़गढ़ आ गया आपके, पहले मैप देख लेते हैं। कच्चा मैप है, देखिए इसको डिजाइन पे मत जाइएगा। सबसे पहले आपके देखिए यहाँ पर तो आ जाएगी बाड़मेर के यहाँ पर आसपास में तिलवाड़ा सभ्यता। एक सभ्यता यहाँ पर आपके, कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा। एक आ जाएगी आपके नगर सभ्यता जो आपके टोंक में लगभग यहाँ पर, नगर सभ्यता। बाद में आ जाएगी नगरी जो चित्तौड़गढ़ आपके यहाँ पर है।
नगरी। इसके बाद है, आपको पूछा गया है गिलुंड सभ्यता, जो राजसमंद में यहीं कहीं पर है। गिलुंड। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने सुनारी सभ्यता, जो कहां पर है? झुंझुनू में। गणेश्वर सभ्यता आपके सीकर में। झुंझुनू यहाँ कहीं पर आ जाएगा। सीकर, गणेश्वर सभ्यता। फिर आ जाएगा आपके नगर सभ्यता, जो टोंक में है। फिर आ जाएगा आपके नगरी सभ्यता। यानी ये जो ऑप्शन बन रहा है ये आपके बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। ये ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आपके कालीबंगा, नोह, नगर और गणेश्वरम। तो आपके यहाँ पर बात करें कालीबंगा की, तो ये तो आ जाएगी हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, नोह भरतपुर, यहाँ कहीं पर होगी ये। नोह। और नगर सभ्यता टोंक। वापिस ये नीचे आकर वापिस ऊपर जा रही है गणेश्वर, मतलब ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है, ये भी गलत। और बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा में, जो यहाँ पर, और नौ सभ्यता ऊपर चली गई, तो ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कौन सी सभ्यता है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले, यानी उसके समकालीन? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी रही है? तो पीलीबंगा और रंगमहल, कालीबंगा और रंगमहल, बेराट और गणेश्वर, या फिर आहड़ और बागोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके कालीबंगा और रंगमहल, दोनों के दोनों सभ्यता आपके हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। पहली आपकी हड़प्पा हो जाएगी, दूसरी मोहनजोदड़ो, और तीसरी कालीबंगा, तीसरी राजधानी। किसने कहा है? तो इतिहासकार दशरथ शर्मा ने। ठीक है, आपके पूरा का पूरा डिटेल में क्लास बनाई गई है, तो आपको पूरी की पूरी देखनी है क्लास। मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी साथ के साथ मेहनत करनी है। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है, यानी पहले अपने जो ये आहड़ नदी निकलती है, वहां से चलकर बीच में ये उदय सागर में गिरती है। और उदय सागर में जल भरने के बाद में ये क्या करती है, फिर आगे और बढ़ती है, तो यहाँ से इसका नाम तो होता है आहड़। पर उदय सागर में, यानी उदय सागर झील में, उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? तो माही, जाखम, सोम और बेड़ज। तो माही, जाखम, सोम ये तीनों वागड़ क्षेत्र की नदियां हैं। और बेड़ज या आहट नदी आपके मेवाड़ में है। तो बेड़ज नदी नाम हो जाता है इसका, उदय सागर के निकलने के बाद। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया डी वाला ऑप्शन। आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।